तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हम ट्राई एकाइल ग्लाइसरॉल्स के बारे में। ये ट्राई एकाइल ग्लाइसरॉल्स जो होते हैं, इनको पहले हम कहते थे ट्राइग्लिसराइड्स। तो पहले इनको नाम दिया गया था ट्राइग्लिसराइड्स, लेकिन आजकल हम इनको ट्राई एकाइल ग्लाइसरॉल्स भी कहते हैं। तो ये ट्राई एकाइल ग्लाइसरॉल्स होते क्या हैं? ये होते हैं एक्चुअली ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल। ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल होते हैं ये, और इनके साथ होता है फैटी एसिड भी। एक तो फैटी एसिड होता है और ग्लाइसरॉल के ईस्टर्स होते हैं। ये फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। और अक्सर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी इनकी है वो होती है दूसरे कंपाउंड्स में, जैसे अल्कोहल है या ईथर वगैरह है, उसमें ये सॉल्युबल हो सकते हैं। और दूसरा एक प्रॉपर्टी जो इनके बारे में बताऊं, ये नॉन पोलर होते हैं जनरली इन नेचर, जो ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। इसीलिए हम इनको कभी कभी कहते हैं ये न्यूट्रल फैट्स भी हैं। सारी ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स जो होती हैं ये न्यूट्रल फैट्स होती हैं। और ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स एसेंशियली क्या होती है, ये हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल रिज़र्व काम करते हैं। तो हमारी बॉडी को मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो मिलती है वो इन्हीं ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स की मदद से मिलती है। लगभग जो मैन होते हैं उनमें लगभग 20% जो एनर्जी मिलती है वो बाय वेट अगर देखा जाए मैन में फ़ैट से ही मिलती है, और जो वुमेन्स होती है उनमें लगभग 25% बाय वेट एनर्जी जो मिलती है वो इन्हीं ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स से मिलती है। तो अब ये फैट्स जो होती हैं या ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स होती हैं, ये अक्सर कहाँ पाई जाती हैं? इनकी ऑक्यूरेंस जो होती है ये अक्सर पाई जाती हैं एडाइपोसाइट्स में। तो ये जो एडाइपोसाइट्स हैं, ये एडाइपोसाइट्स होती हैं एडाइपोज टिश्यू में। एडाइपोज टिश्यू में पाई जाती है, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो स्टोर करती हैं एसेंशियली किसको, जो स्टोर करती हैं ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल्स को। एडाइपोसाइट्स ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स को स्टोर करती हैं। और अगर ये एडाइपोज टिश्यू मैं बताऊं आपको, ये एडाइपोज टिश्यू होता क्या है, ये अक्सर होता है सबक्यूटेनियस लेयर जो हमारी होती है, सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे जो होता है, जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है वहाँ पे अक्सर एडाइपोसाइट्स पाई जाती हैं। और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ पे भी एडाइपोसाइट्स पाई जाती हैं, या एडाइपोज टिश्यू होता है। तो इन्हीं रीजन्स में ज़्यादा फैट जो है वो स्टोर होता है। तो ये तो हो गया ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में, हमने डिफ़ाइन कर दिया कि क्या होते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स जो होती हैं, क्योंकि हम इनको कहते हैं ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल्स, लेकिन ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल्स के बगैर दूसरे एकाइल ग्लिसरॉल्स भी होते हैं, जैसे मोनो एकाइल हो सकता है, डाई एकाइल हो सकता है, तो या मोनो एकाइल ग्लिसरॉल भी, 2 मोनो एकाइल ग्लिसरॉल भी हो सकता है। तो उनका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि स्ट्रक्चर इनका कैसे होता है एकाइल ग्लिसरॉल्स का। तो इनको हम जनरली कहते हैं एकाइल ग्लिसरॉल्स। तो अगर 3 ग्लिसरॉल आ गए तो इसीलिए ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल बन जाता है, 3 एकाइल ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं। तो हम बनाते हैं यहाँ पे पहले मोनो एकाइल को, और देखते हैं कि मोनो एकाइल कैसा दिखता है, तो उसी को हम फिर एडिशन करते जाएंगे। तो मोनो एकाइल आपका है ये, तो आ गई आपकी बैकबोन CH2 CH2। ठीक है, तो इसमें एक साइड चेन में हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से भी O ऐड करेंगे और इसको भी O ऐड करके CH2O होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक साइड ग्रुप ऐड करेंगे जिसको हम एकाइल ग्रुप कहते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड OR इसमें कर दिया। ठीक है, इसको मैं R1 कहता हूँ, और इस दूसरे वाले में C डबल बॉन्ड OR2 कर देता हूँ, और इसमें C डबल बॉन्ड OR3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एसेंशियली क्या हो गया, ये 3 एकाइल ग्रुप्स हैं। ये पहला एकाइल ग्रुप है, ये दूसरा एकाइल ग्रुप है, और ये वाला जो है ये तीसरा एकाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अब हम ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल को क्या करेंगे, इसको हम डाई एकाइल ग्लिसरॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल में कोई 2 ग्रुप्स रिमूव करेंगे, मानिए अगर मैं इसमें से ये वाला ग्रुप रिमूव करता हूँ और ये 2 रखता हूँ, तो ये डाई एकाइल ग्लिसरॉल बनेगा। अगर दोनों ग्रुप रिमूव करता हूँ तो ये मोनो एकाइल ग्लिसरॉल बनेगा, और यहाँ OH आएगा फिर।
तो ये जो सेक्शन है ये एसेंशियली जो मिडल वाला सेक्शन है ये CH-OH हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये हो गया हमारा ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स का स्ट्रक्चर, या इन जनरल अगर हम कहेंगे अकाइल ग्लिसरॉल्स का स्ट्रक्चर ही होता है। तो अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ और देखते हैं कि ये ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स जो होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बात करूँगा जो इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। भाई ये ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स जो होती हैं इनमें एक्चुअली क्या होता है, इनमें एक एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है जिससे फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है या हाइड्रोलिसिस होती है। और जो फाइनली एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन से क्या होता है, इन ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स में ये लिबरेट करते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्स फैटी एसिड्स होते हैं और इनमें ग्लिसरॉल के भी ईस्टर्स होते हैं, और साथ ही साथ ये ग्लाइसरॉल रिलीज़ कर देगा। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ये कौन से एंजाइम्स कैरी करते हैं, उनको हम कहते हैं लाइपेजेस, ठीक है। तो लाइपेजेस ही एसेंशियली जो ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स हैं उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ये अक्सर होता है हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है या जो स्टोमक होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, या तो एडाइपोज टिश्यू में भी ये बहुत कॉमन पाया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गया एक इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो वो होती है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है, अगर हम ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स को मैं यहाँ पे TAG लिख रहा हूँ, और इसको अगर हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, सेम प्रोसेस है, अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेकिन इस टाइम पे हम हाइड्रोलिसिस की किससे करेंगे, अल्कली से, ठीक है, इस एंजाइम लाइपेज से नहीं करेंगे। अगर हम इसकी अल्कली से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ग्लाइसरॉल और सोप्स बनते हैं, ठीक है, एक फोमी चीज़ें बनती हैं जिनको हम सोप्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं और ये अक्सर सोप्स बनाने के काम आता है। और जो एंटायर प्रोसेस है, इस एंटायर प्रोसेस को हम कहते हैं ये सैपोनिफिकेशन है, ठीक है। अभी सैपोनिफिकेशन का एक जनरल में अगर हम इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, तो जनरल में इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ। तो मानिए ट्राइकाइल ग्लिसरॉल है, इसके साथ अगर हम 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या देगा, बेसिकली ये ग्लिसरॉल देगा और उसके साथ ये देगा सोप। और सोप को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3RCOONA, ये सोडियम का एक ईस्टर होता है सोप बेसिकली। तो ये सैपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी दूसरे लेक्चर में सैपोनिफिकेशन नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पहले दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रैनसिडिटी के बारे में भी बात करेंगे पहले। तो रैनसिडिटी क्या होता है, रैनसिडिटी एक्चुअल में जब फैट्स या ऑयल्स जो होते हैं जब वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, डिटीरियोरेट हो जाते हैं, जब वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि भाई ये रैनसिड हो गए। और ये कहाँ पे होता है, ये फैट्स या ऑयल्स में होता है। तो फैट्स या ऑयल्स जब ख़राब हो जाएंगे तो हम कहते हैं कि भाई ये रैनसिड हो गए, ख़राब हो गए, और उनमें एक अनप्लेजेंट सा टेस्ट और स्मेल भी आने लगता है। और एसेंशियली क्या होता है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती हैं उनमें ज़्यादातर रैनसिडिटी होती है। तो रैनसिडिटी ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में उतना रैनसिडिटी नहीं होती है। और जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसी चीज़ में होंगे तो उतनी ही ज़्यादा वो रैनसिडिटी उसमें हो सकती है। तो रैनसिडिटी एसेंशियली क्या होता है, जब जब आप किसी फ़ैट को, मानिए आपके पास एक अनसैचुरेटेड फ़ैट है या फैटी एसिड है, अगर उसको एक्सपोज किया जाए एयर के साथ, ठीक है, यानी हवा में वो ओपन रहते हैं, या वहाँ पे अगर मॉइस्चर भी होगा या लाइट होगी या बैक्टीरिया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर देती हैं कहाँ पे, रैनसिडिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें रैनसिडिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं और उस वजह से
रैंसिडिटी हो जाती है, इसको हम कभी कभी हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी भी कहते हैं, हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी कहते हैं इसको, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी तभी कहते हैं जब बैक्टीरिया किसी चीज़ को रैंसिड या ख़राब कर देगा, उसको हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी कहेंगे। और अगर मॉइस्चर से होगा या ऑक्सीडेशन से होगा, जैसे ईयर का मैंने कहा, अगर ईयर से ऑक्सीडेशन या रैंसिडिटी हो जाती है तो उस टाइम पे उसको हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी नहीं कहते हैं, बल्कि हम कहेंगे भाई ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होगी। लेकिन दोनों केसेस में ये फैट या ट्राइगलिसरॉल जो है ये ख़राब हो जाएगा। और जो बैड स्मेल वहाँ पे आती है वो इम्पॉर्टेंट है आपको नोट करना। जो बैड स्मेल आती है ना रैंसिडिटी में, जब ऑयल्स और फैट्स ख़राब हो जाती है तो वो बैड स्मेल इसलिए आती है क्योंकि रैंसिडिटी के बाद क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कीटोन्स होते हैं, उनमें बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है, या कुछ एसिड्स बनते हैं, या कभी कभी अल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है, अल्डिहाइड भी बन सकता है। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एसिड्स की वजह से वो बैड स्मेल जो है वो आने लगती है और हम फैट्स को फिर यूज़ नहीं कर पाते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो लिपिड पेरोक्सीडेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं लिपिड पेरोक्सीडेशन। तो लिपिड पेरोक्सीडेशन क्या होता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन में क्या होगा, जैसे लिविंग सेल है आपकी, अब मानिए आपके पास एक लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल्स में क्या होता है, उनमें लिपिड्स जो हैं, यानी यही जो ट्राइगलिसरॉल्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात मैं कर रहा हूँ, इन वीवो जो होता है, और वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं पेरोक्साइड्स, वहाँ पे पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं और फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डैमेज कर सकती हैं। और डैमेज किसको कर सकती हैं, जैसे टिश्यूज़ होते हैं, जो आसपास टिश्यूज़ होंगे या मसल होगी, वहाँ पे ये बिल्कुल डैमेज करेंगे। और उस डैमेज की वजह से क्या होगा, उस डैमेज की वजह से डिजीज़ हो सकती है या कोई प्रॉब्लम जो है ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो सकती है। मानिए जैसे एजिंग कहते हैं, ठीक है, एजिंग हो सकती है, कहीं पे कैंसर भी हो सकता है, कहीं पे जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, जो जो कि आर्टरीज वगैरह में होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो लेकिन सेल्स में, हमारी लिविंग सेल्स में एक इनका एक अपोजिट मैकेनिज्म भी होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो इस डैमेज के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इस डैमेज के ख़िलाफ़ जो है काम करेंगे। तो उन एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एक एंजाइम हमारी बॉडी में है जो ये डैमेज एजिंग वगैरह होने नहीं देगा, और पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स वो उनको न्यूट्रलाइज करता है एसेंशियली। और जैसे विटामिन ई है, तो विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन फैट्स के लिए एसेंशियली अगर देखा जाए तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और जो विटामिन ई है, या और कुछ कंपाउंड जैसे यूरेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिवेंट करती हैं जो लिपिड पेरोक्सीडेशन हमारी बॉडी में होती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में अब बात उठी है तो एंटीऑक्सीडेंट्स को मैं यहीं पे इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करवाता हूँ आपको। जो जैसे बहुत सारी सब्सटेंसेस जो होती हैं, जैसे रैंसिडिटी की हमने बात की, या अगर ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी की बात करें, जो ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होती है फैट्स में, तो ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी में क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना वो इस ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें प्रिवेंट कर सकती हैं इसको, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स में मैंने बोला कौन कौन से होते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, विटामिन ई है, यूरेट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ फैट्स में कुछ ट्रेस अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं फैट्स में, ताकि वो रैंसिड ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है कि भाई कौन सा जो कमर्शियल प्रिपरेशंस में रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हम कंपाउंड्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं कुछ दो एग्जांपल्स देता हूँ जो बहुत ही एसेंशियल है। तो एक तो मैंने कहा था कि भाई ये विटामिन ई है, ठीक है, ये ऐड किया जाता है, इसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं, ये टर्म भी आ सकती है, टोकोफेरॉल ऐड करते हैं। और जैसे गैलिक एसिड होता है, गैलिक एसिड भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रैंसिडिटी प्रिवेंट करता है। और प्रोपाइल गैलेट या BHA बहुत कॉमन है, प्रोपाइल गैलेट भी है, BHA भी है,
इसको हम कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA। ये अक्सर ऐड होता है, आप टिन्स विन्स पे देखेंगे वहाँ पे BHA लिखा होता है, ऐड किया हुआ है। या कभी कभी BHT भी ऐड करते हैं। और BHT क्या होता है, ये भी ब्यूटाइलेटेड फॉर्म होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। ये एनिसोल होता है, ये टॉलिन होता है। BHT भी होता है, अल्फा नेप्थोल भी हो सकता है। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो 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 रैंसिडिटी फैट्स की है उनको प्रिवेंट करते हैं। अगर आपको हमारी आज की लेक्चर पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं हमारे अगली लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे सैपोनिफिकेशन नंबर्स और आयोडीन नंबर, और जैसे RM नंबर वगैरह होता है जो फैटी एसिड्स में या ट्राइकल्ग्लिसरॉल्स में हम पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में बात होगी।